हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ और इसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ठीक ठीक सर। अब समझते हैं क्या होता है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। तो मेनली जैसा कि आप सेल के बारे में जानते हो, सेल माने कोशिका। ये कोशिका ही है जिसके कारण एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा शब्द आपके सामने आता है। ठीक है, अगर कोशिका नहीं होती तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं होता, यानी कोई जिंदा व्यक्ति आपको नज़र ही नहीं आता। तो कोशिका ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करती है यानी बनाती है। अब कोशिका का कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो कोशिका के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। यानी कोशिका यानी जो सेल होता है वो ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। ये दोनों के दोनों क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रोथ मतलब वृद्धि, यानी कोशिका जो है वृद्धि करती है और कोशिका जो है प्रजनन करती है। अब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने के लिए, मतलब इसे अपने अंदर समाहित करने के लिए उसे एक प्रोसेस करनी पड़ती है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल साइकिल एंड आल्सो इट इज कॉल्ड दैट सेल डिवीजन। ठीक है ना, सॉरी, आल्सो इट इज नोन एज सेल डिवीजन। देखिए, जब हम बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। मतलब क्या कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि विभाजन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन का मतलब एक व्यक्ति, मतलब ऐसे तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि दो लोग मिलते हैं, दो लोग मिलके एक संतान का मतलब संतान पैदा करते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं। तो इसे हम अपनी भाषा में क्या मानते हैं? रिप्रोडक्शन। ओके, वैसे सेल की भाषा में भी ऐसा ही होता है कि मान लो एक सेल है वो टूट के दो भागों में बिखर जाए, बिखर नहीं मतलब दो नए सेल बना दे टूट के, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। और इसने यहाँ पे रिप्रोडक्शन ना बोल के डायरेक्टली क्या बोल दिया है? सेल डिवीजन। एंड सेल डिवाइड हो रहा है, खुद देख रहे हैं आप, ये सेल है, ये सेल क्या हो रहा है? दो भागों में डिवाइड हो गया तो सेल डिवीजन हुआ ना, कोशिका का विभाजन हुआ ना। लेकिन उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। कब बोलेंगे रिप्रोडक्शन? जब ये सेल किसका हो? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हो। क्या मतलब सर? जैसे एक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर कितने सेल लगे होते हैं? मात्र एक सेल। अब वो अपने अगर बच्चे पैदा कर रहा है तो बच्चे पैदा करना मतलब रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर हम देखें तो एक सेल ही तो डिवाइड हुआ है, तो सेल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन। हो गया कि नहीं हो गया? यानी अगर हम बात करें तो नॉर्मली सेल के लिए जो सेल डिवीजन है वो बैक्टीरिया के लिए क्या है? रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए बोल दिया गया कि कोशिका जो है वो ग्रो करती है और रिप्रोडक्शन करती है। कोशिका का ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, अब ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हो, यानी ये जो पूरी बातें मैंने आपको यहाँ पे समझाई, वो एक सेकंड में नहीं हो जाता है ना। उसमें कई सारे इवेंट होते हैं। इसमें कई सारे क्या होते हैं? इवेंट। मतलब ये जो एक कोशिका है वो दो कोशिकाओं में, ऐसे ये नहीं कि अभी मन किया कि नहीं अब 2 कोशिकाएं बनाते हैं तो तुरंत हो जाएगा, है ना। जैसे आप खुद जानते हो कि यहाँ पे अगर बच्चे पैदा हो ही रहे हैं तो बच्चे पैदा होंगे तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, तब जाके होता है। ठीक है ना। ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो बहुत सारे इवेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना। गैमेटोजेनेसिस जैसे कि स्पर्म का फॉर्मेशन, अगर ह्यूमन की बात करें हम तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एग सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद इंसेमिनेशन होता है ना, मतलब उन दोनों का मिलान होगा। फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होता है? ओवुलेशन होता है। तो ये प्रोसीजर चलते जाता है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है ना। वैसे ही एक सेल जब नए सेल बना रहा है तो उसके पास भी कई सारे इवेंट होते हैं, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे इवेंट होते हैं। अब वो इवेंट कैसे होते हैं? तो मेनली आप ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, बायोलॉजी के मार्फिक से मत सोचिए, आप सिंपल समझिए कि एक चीज को दो लोगों में डिवाइड करनी है। और डिवाइड कैसे करनी है? तो इक्वल डिवाइड करनी है, यानी जो चीज यहाँ पे होगी वही चीज यहाँ पे भी होगी। अब देखो, ये एक घर है ना, एक घर है, ऐसे समझ सकते हो, एक घर है और इस घर के मेन मुखिया इनके माँ बाप है और ये बंटवारा कर रहे हैं। इनके ये 2 बच्चे हैं। ठीक है, इन 2 बच्चों में ये अपने घर का सामान डिवाइड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो सपोज कर लो इनके घर में एक पंखा है। क्या है? एक पंखा। ये सेल है, ये सेल के अंदर सेल को मतलब मान लो कि माँ बाप है। ओके, और यहाँ से इनके 2 बच्चे हैं।
ये इस घर का पूरा सामान इन दोनों लोगों को देना चाहते हैं और इक्वल इक्वल देना, नहीं तो बंटवारा कैसा, ऑलवेज डिवीजन इक्वल होता है ना। तो एक पंखा इस पूरे घर में है, लेकिन भाई दोनों बच्चों को देना है, तो क्या करेंगे, एक पंखा और लेके आएंगे, इन जाएंगे मार्केट से एक पंखा और खरीदेंगे, तो 2 पंखे होंगे, तब एक पंखा इनको एक पंखा इनको, है ना। एक फ्रिज हुआ करता था अपने ज़माने में, लेकिन अभी दोनों बच्चों को देने हैं तो भाई एक फ्रिज और लेके आना पड़ेगा, यानी 2 फ्रिज बनाएंगे, तब एक फ्रिज इनको एक फ्रिज इनको देंगे। कूलर लेके आएंगे, क्योंकि कूलर एक ही था पहले ज़माने में, भाई माँ बाप तो फिर एक ही से काम चलाएंगे ना, 4 ठो नहीं ना खरीद के रखेंगे, तो एक कूलर रहा, कूलर हुआ करता था, लेकिन बांटना 2 लोगों में, इसलिए एक कूलर और मार्केट से लेके आएंगे, है ना। तो पहले तो वो क्या करेंगे, हर एक चीज़ को डबल करेंगे, जब डबल हो जाएगी हर एक चीज़, तभी जाके बंटवारा पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। सेम कहानी सेल साइकिल में होती है। सेल साइकिल जो है ना कुछ और है नहीं, एक सेल अपने जीवन काल में एक प्रोसेस बार बार करता है, तो एक साइकिल का निर्माण हो जाता है ना। और वो जब साइकिल पे बैठ के चलाएगा, मतलब एक साइकिल चलेगी, तभी जाके सेल डिवीजन पॉसिबल है, यानी साइकिल चली तो कोशिका विभाजन हुआ। ठीक है, साइकिल चल रही है मतलब सेल ग्रो कर रहा है फिर रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब ये भी समझना, पहले सेल ग्रो करता है फिर रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस मतलब डिवाइड करता है, और ये ग्रो करके डिवाइड करने के लिए क्या करनी पड़ती है, एक साइकिल चलानी पड़ती है। ठीक है ना। तो आफ्टर सेल साइकिल, मतलब सेल साइकिल, एक साइकिल एंड होगी तो इसका मतलब सेल डिवाइड हो चुका, फिर एक साइकिल और चली फिर सेल डिवाइड हो गया, फिर एक साइकिल और चली सेल डिवाइड हो गया। तो पहले चैप्टर के नाम में कंफ्यूज नहीं होना, और इस पूरे में हो क्या रहा होगा, यही हो रहा होगा जो मैंने अभी जस्ट बताया। चीज़ों को डबल किया जाएगा, बांट दिया जाएगा, डबल किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये इवेंट होता है, इस इवेंट में यही होने वाला है। आई होप समझ गए होंगे आप। सेल साइकिल क्या होता है, तो भैया एक साइकिल होती है, जिसमें साइकिल मतलब एक प्रोसेस जो बार बार एक सेल के द्वारा अपने पूरे जीवन काल में दोहराया जाएगा। ओके, वो सेल क्या करेगा, पहले ग्रो करेगा फिर रिप्रोड्यूस। अब ये जो ग्रो कर रहा है दैट मीन्स वो डबल कर रहा है, और जब डबल कर लेगा तो रिप्रोड्यूस मतलब टूट गया, काम खत्म। अब आ रहा है समझ में। तो पहले क्या करना पड़ेगा, डबलिंग, उसके बाद फिर क्या होगा, डिविजन। आ रहा है समझ में। तो डबल करना मतलब ग्रो, और डिवाइड होना मतलब रिप्रोडक्शन। तो सेल के 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या हो रहा है पूरा समझ में आ गया, और इस पूरे को ही नाम दिया गया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये ग्रो और रिप्रोडक्शन की। ओके, स्टार्ट किया जाए कैसे होता है। तो मेनली हम सबको पता है, क्या पता है कि पूरे अर्थ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, क्योंकि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मेनली अर्थ पे ही पाए जाते हैं, और तो कहीं पाए नहीं जाते, क्योंकि और तो कहीं हमको दिखाई नहीं दिए, हमने बहुत ढूंढा अभी तो दिखे ही नहीं है। अब वो दिखाई देते दैट मीन्स वो कौन है, एलियन है। अभी तो हम सिर्फ परसेप्शन ऐसे करते हैं कि हाँ शायद एलियन होंगे, बट कोई अभी तक आज तक कोई एकदम एग्जैक्ट क्लू नहीं मिला है एलियंस का, है ना। अब वो एलियन कैसे होंगे, जिंदा होंगे, कैसे होंगे, अब भगवान जाने। कभी हम एलियन की बात नहीं करें, यानी मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, फालतू बतिया रहा था। सीधा मोटिव ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ पे पाए जाते हैं। ओके, तो अगर अर्थ पे पाए जा रहे हैं तो कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, सर 2 ही टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही सकते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या तो वो मल्टी सेलुलर होंगे। तो सर एक बात बताइए, क्या सबके लिए डिवीजन एक ही जैसा होगा, क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए भी उसी टाइप का डिवीजन होगा जैसे एक यूनिसेलुलर के लिए होगा, मतलब एक ह्यूमन बीइंग है उसका सेल जिस तरीके से डिवाइड हो रहा होगा, क्या वैसे ही एक बैक्टीरिया का भी सेल डिवाइड हो रहा होगा? नहीं सर। देखिएगा ध्यान से, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, एक घर है, एक घर के अंदर सामान है, उस सामान को क्या करना है, डबल करके डिवाइड कर देना, यही करना है ना। अब सपोज कर लो कि ये जो घर है, इस घर का जो सामान है बहुत सिंपल है, बहुत कम सामान है, तो डिवाइड करने में आसानी होगी कि नहीं होगी। मान लो सपोज कर लो कि इस घर के अंदर बहुत कम सामान, मतलब बहुत कम सामान है। सपोज कर लो एक कमरा है, ठीक है, एक चारपाई है, ठीक है, एक चारपाई है, इसके अलावा एक बिस्तर है। सिंपल समझना। ओके, तो घर के अंदर यही है, बिजली है ही नहीं, तो बिजली नहीं है तो कोई भी इक्विपमेंट आएगा ही नहीं, कूलर, फ्रिज, एसी सब खत्म। ओके, तो केवल यही 3 चीजें हैं। अब माँ बाप जब डिवाइड कर रहे होंगे अपने बच्चों में, तो बस उनको क्या करना होगा, एक कमरा और बनवाना पड़ेगा, एक और चारपाई लानी पड़ेगी, एंड एक और बिस्तर बस खरीदना पड़ेगा, काम खत्म, डिवाइड हो गया। लेकिन अगर घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, घर बड़ा है, आई बस समझिए। अब घर में क्या है,
कि भाई एक कमरा है, वो तो रहेगा ही रहेगा, सपोज कर लो वो रहना जरूरी है भाई, कमरा नहीं रहेगा, चारपाई नहीं रहेगा, बिस्तर, ये इसेंशियल है, मतलब नेसेसरी है, एक घर में ये होगा ही होगा, ठीक है ना। तो एक कमरा है, एक चारपाई है, मैं एकदम सही तरीके से आपको प्रयास कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, एक बिस्तर है, इसके साथ साथ एक पंखा है, कूलर है, ठीक है, एक कूलर है, एक टीवी है, ठीक, एक फ्रीज है, समझ में आ रहा है, कई सारी चीज़ें इस घर में। अब इनको अपने बच्चों को देना है, 2 बच्चों में डिवाइड करना है, तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा ना, क्योंकि ज़्यादा सामान लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे मात्र 3 लेके आ जाओ, 3 को डबल कर दो, हो गया, तुरंत हो जाएगा समय से। लेकिन जब इनकी बात करेंगे तब टाइम लगेगा, क्योंकि इनमें सामान ज़्यादा है। सेम कहानी, कोई भी सेल जितना सिंपल रहेगा उसको डिवाइड करने में उतना ही कम समय लगेगा, और जितना ही सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ें पाई जाएगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। एग्जाम्पल के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, इसको मात्र 20 मिनट लगता है। कितना मिनट? 20 मिनट। 20 मिनट में ही अपने आप को, मतलब एक सेल है ई कोलाई का, ई कोलाई बैक्टीरिया एक प्रकार का, तो वो क्या करेगा, 20 मिनट के अंदर 2 सेल बना देगा, ठीक है। लेकिन सैक्रोमाइसिस की बात की जाए, यानी ईस्ट, सीधा सीधा पकड़िए अभी, उसको कितना लगता है? 90 मिनट्स। कितना लगता है? 90 मिनट्स। अब टाइम देख के आप बता सकते हैं कि ई कोलाई से ज़्यादा कंटेंट किसके पास होगा? ईस्ट के पास। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसको भी छोड़ो, ह्यूमन के अंदर आओ। ह्यूमन का जो चिक सेल होता है ना, इसको 24 आवर लगते हैं। यार सिंपल ह्यूमन सेल लिखो अभी फिलहाल में, है ना, 24 आवर लगते हैं। कितने आवर लगते हैं? 24, यानी 24 घंटे लग रहे हैं तब जाके ह्यूमन का एक सेल 2 सेल बना पा रहा है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि किसमें ज्यादा कंटेंट होगा, किसमें कम कंटेंट होगा? सबसे ज्यादा कंटेंट किसमें दिख रहा है? सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? ह्यूमन सेल ना। तो इसका मतलब ह्यूमन सेल के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है, यानी सामान बहुत ज्यादा है। ईस्ट में ह्यूमन सेल की अपेक्षा कम है, और ई कोलाई में बिल्कुल ही कम है। समझ में आ रहा है? तो इनमें बहुत कम समय लग रहा है, इसमें ज़्यादा लग रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैंने बताया, इसको पहले माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है ना। अब इस पर मैं और भी बातें बताऊंगा। देखो, जैसा मैंने बताया कि कई सारे इवेंट होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे इवेंट। वो इवेंट में क्या होता है कि डबलिंग होती है, फिर उसके बाद कहानी बनती है ना। और मैंने अभी एक बात और बताई कि सर, जैसे कि हमने देखा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सबके लिए कहानियाँ क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, है ना। वैसे अगर हम बात करें सेल डिवीज़न की, तो सेल डिवीज़न हमको कई सारे प्रकार के दिखाई देंगे, है ना। अब देखिए, कई सारे प्रकार के, मतलब 3 प्रकार मिलेंगे। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है अमाइटोसिस। अमाइटोसिस, हिंदी में बोलते हैं इसको असूत्री विभाजन, ठीक है। फिर होता है माइटोसिस, इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन, ठीक है। और फिर होता है मियोसिस। मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये जो आप अमाइटोसिस देख रहे हो, ये सबसे सिंपल टाइप का क्या है? डिवीजन है। ये सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के प्रकार मैंने लिखवाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे पूरे अर्थ पे कई सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नहीं सर, केवल 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं वो किस प्रकार का करते हैं? अमाइटोसिस। सेल डिवीजन कैसा होता है उनका? अमाइटोसिस। बड़ा सिंपल होता है यार, एक सेल अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा। तो सर बाकी भी तो यही करते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट में क्या होता है कि इतना सारा तामझाम नहीं होता है, ठीक है ना। वो अमाइटोसिस में आपको सीधा समझ में आएगा, या नाम में भी आप लिख सकते हैं कि असूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन का मतलब क्या होगा? अमाइटोसिस। हाँ, एक्सप्लेन करें। इसमें क्या होता है कि कहानी में ज़्यादा चेंज नहीं होता है, इसके कंटेंट में कोई चेंज नहीं आता है। जैसा कंटेंट होता है वैसे ही डायरेक्ट डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, कंटेंट मतलब देखिए, सीधी बात, कंटेंट का मतलब समझिए बाकी चीज़ें तो हैं ही है।
सबसे मेन चीज़ होती है एक सेल के अंदर उसका डीएनए। ओके, इसमें पूरा गेम किस पे चल रहा होगा? डीएनए। जैसे आपको इतना तो पता ही है बेसिक चीज़ की, ये सेल होता है, ये सेल के अंदर क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य होता है जिसमें पानी भरा होता है, ऐसे समझ लो पानी। और बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? केंद्रक, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो ये न्यूक्लियस है अपना, अपना मतलब सेल का न्यूक्लियस। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। ओके, दो चीज़ें याद रखनी है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, जिसको हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं। डीएनए का कंडेंस फॉर्म क्या होता है? क्रोमोसोम। यानी डीएनए जिसके ऊपर पाया जाता है वो होता है क्रोमोसोम। ओके, गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें सब कुछ सिंपल होता है भाई, फटाक से टूट जाएगा, दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा माइटोसिस में। माइटोसिस की कहानी थोड़ी सी अलग है। माइटोसिस में क्या होता है कि सभी कहानियाँ सिंपल नहीं होती, वैसे तो समसूत्री विभाजन होता है, इसमें पहले डबल किया जाएगा तब चीज़ें पैदा होंगी। मतलब इसमें जितना होगा, मतलब सपोज कर लो कि एक सेल है, उसके पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स है। देखो डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम्स। ओके, तो इसमें कितने क्रोमोसोम है? 42 क्रोमोसोम है। तो पहले इसको डबल करना पड़ेगा, 42 को कितने पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 42 गुना कितना हो जाएगा बताइए? 84। जब 84 करेंगे तब ना 42 मिलेगा। तो पहले इसमें इस तरीके से किया जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? इसमें आधा किया जाएगा, यानी एक सेल है ना, इसमें टोटल कितने हैं? 42 है। तो ये जब पैदा करेगा तो 21 क्रोमोसोम पैदा होंगे। तो मियोसिस में चीज़ों को आधा किया जाएगा, कंटेंट को आधा, कंटेंट मतलब क्रोमोसोम पकड़ो, क्रोमोसोम को क्या कर दिया जाएगा? आधा आधा, अर्धसूत्री विभाजन में। जबकि माइटोसिस में क्या है कि जितना पेरेंट सेल में था, मतलब इस सेल में था, उतना ही उसके बच्चों में भी पाया जाएगा। देखे थे ना, मम्मी पापा के पास क्या था? एक कमरा था, एक बिस्तर था, एक चारपाई थी। तो बच्चों के पास भी एक कमरा, एक चारपाई और एक बिस्तर गया ना, हर बच्चे के पास। तो वो समसूत्री विभाजन है। ओके, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मम्मी पापा के पास 2 कमरे थे लेकिन बच्चों के पास केवल कितना कमरा गया? एक कमरा। दो बिस्तर हुआ करते थे मम्मी पापा के पास, लेकिन बच्चे के पास कितना गया? केवल एक बिस्तर। तो उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं? मियोसिस। याद रखेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ये दोनों प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस कब होता है? जब गैमेट का फॉर्मेशन किया जाता है ना। अभी मैंने बताया, देखिए बिना स्पर्म सेल और एग सेल के मिले क्या नहीं पैदा हो सकता? एक जाइगोट, है ना, या सीधा बोल सकता हूँ कि एक बच्चा पैदा नहीं हो सकता बिना स्पर्म सेल और एग सेल के मिले हुए ह्यूमन बीइंग में। तो वो एग सेल और स्पर्म सेल बनता किस प्रोसेस के थ्रू है? किस डिवीजन के थ्रू है? मियोसिस। आई बात समझ में? तो मियोसिस के कारण ही स्पर्म सेल बनता है। यानी स्पर्म सेल में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने क्रोमोसोम है, स्पर्म सेल में उसका आधा होता है। यानी हमारे गाल का सेल निकाल लीजिए, हमारे हाथ का सेल निकालिए, हमारे हाथ के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे? 44 की 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं। 22 दूना 44 नहीं, 46। ओके, 22 दूना 44 नहीं, 46 होता है ना। देखिए 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। एक हमारा क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग अलग रखा। फिलहाल में समझिए 46 सेल होते हैं। ठीक है, तो यानी हमारे हाथ के सेल में अगर क्रोमोसोम देखा जाए तो कितने होंगे? 46। ठीक है ना। हमारे पैर के सेल में देखा जाए तो कितने होंगे? 46। लेकिन अगर स्पर्म सेल में देखा जाए तो कितने होंगे? 21 क्रोमोसोम, सॉरी क्या बोलते हैं? 23। कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो यानी 46 का आधा। अब वो 46 का आधा हुआ तो जाहिर सी बात है कौन सा प्रोसीजर होगा? मियोसिस। अच्छा, मान लो अगर हमारे सेल, सपोज कर लो ये मेरा हाथ का सेल है, मतलब हाथ है मेरा, यहाँ पे कट गया कोई पार्ट, तो आपने ये देखा होगा कि जब यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे फिर से नई चीज, मतलब नई स्किन आ जाती है ना। तो नई स्किन आई, इसका मतलब नए सेल आ गए। देखो हमारी पूरी बॉडी का हर पार्ट किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। अगर यहाँ से कट के हट रहा है पार्ट तो इसका मतलब यहाँ से सेल गायब हुआ है, लेकिन कुछ दिन बाद वो घाव भर गया, दैट मीन्स वहाँ पे नए सेल आ गए। तो नए सेल आए कैसे? तो बगल वाले सेल ने क्या किया? कोशिका विभाजन किया। अब मैं आपसे पूछूं किस प्रकार का कोशिका विभाजन मेरे हाथों के द्वारा किया गया, यानी हाथ के उस पोर्शन पे किया गया है? अगल बगल के सेल ने कौन सा कोशिका विभाजन किया? माइटोसिस, मियोसिस, कौन सा किया है? माइटोसिस यार। माइटोसिस क्यों किया? क्योंकि जैसे ये थे वैसे ही तो बनाना था। तो जैसे मैं हूं उतना ही कंटेंट वाला बनाना है, तब क्या करेंगे? माइटोसिस। जैसे मैं हूं उसका आधा कंटेंट देना, तो इसका मतलब मियोसिस। और मैंने अभी जस्ट बताया क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं तो हम लोगों के अंदर ये होगा, ये नहीं होगा। कौन सा? अमाइटोसिस। क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, ये बातें तो हो जानी चाहिए क्लियर। ठीक, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब समझते हैं कि आखिर कैसे हो रहा होगा। ओके, तो चलिए ये देखा जाए, अब वो देखते हैं। तो अगर हम बात करें
इवेंट की, तो इवेंट कई सारे प्रकार के होंगे। मेनली हम सबसे पहले माइटोसिस देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा होगा, माइटोसिस। तो हम उठाए हैं माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की अगर मैं बात करूं तो समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस दो टाइप में, मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले होता है इंटरफेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके क्या हुआ, सॉरी एम थोड़ा सा माइक थोड़ा सा अलग हो गया था, इसलिए सही करना था। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरफेज, दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास एम फेज। ओके, तो इंटरफेज एंड एम फेज दो फेजेस होते हैं, यानी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है माइटोसिस का, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब इंटरफेज को हम देखिए क्या बोलते हैं, एक्चुअल में बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, यानी एक्चुअल में यहाँ पे एक सेल डिवाइड नहीं होता है इस फेज में, इसमें केवल तैयार होता है डिवाइड होने के लिए, तैयारी। अब आप कहेंगे सर तैयारी कैसी, ये बताइए। माँ बाप ने तुरंत आज मतलब ये हुआ कि आप डिवाइड करना है तो तुरंत डिवाइड कर दिया था कि मतलब डिवीज़न होगा दोनों भाइयों के अंदर, मतलब जो भी सामान है घर का डिवाइड होगा, तो तुरंत डिवाइड कर दिया था क्या, नहीं, पहले कंटेंट को क्या किया था, डबल। पहले सामान तो पूरा रख दें तब ना हम डिवीज़न करेंगे, भाई इनको भी उतना ही मिले जितना इनको, आए वो समझे। अच्छा, माइटोसिस को एक और नाम दे दीजिएगा, इक्वेशनल डिवीज़न, है ना। यहाँ पे चीज़ें बराबर में विभाजित होती है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न, इक्वल डिवीज़न बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशनल का मतलब इक्वल, आए समझ, इक्वल हो रही है चीज़ें डिवाइड। हाँ अब देखिए इंटरफेज में क्या हो रहा है, प्रिपरेटरी, मतलब प्रिपरेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। या इसका और नाम है एक और, उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। या एक और नाम दे सकते हैं, बायोसिंथेसिस फेज, इसी का नाम है बायोसिंथेसिस फेज, है ना। अब आगे देखा जाएगा, बायोसिंथेसिस फेज इसको नहीं बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम बायोसिंथेसिस फेज नहीं है, सिंथेसिस फेज हम आगे देखेंगे, केवल नाम है इसका रेस्टिंग फेज। हाँ, एस फेज उसके अंदर आता है, उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज, दो नाम याद रखिए फिलहाल में, ओके। और मेन नाम तो क्या है इसका, इंटरफेज। क्या हो रहा है, होता है इसमें, सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है, और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, यानी 95% टाइम जो है तैयार होने में लग जाता है। जाहिर सी बात है, घर का बंटवारा हो रहा है तो जैसे सबसे पहले ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, सामान इकट्ठा करने में। एक बार सामान इकट्ठा हो गया तब उसके बाद क्या होगा, तुरंत सन से डिवाइड कर देंगे, यस और नो। तो 95% टाइम इंटरफेज में लगता है, और मात्र 5% टाइम किस में लगता है, एमफेज में। मतलब एक सेल को डिवाइड करना है, जैसे ह्यूमन सेल को डिवाइड करना है तो 23 घंटे तो केवल और केवल किस में लग जाएंगे, 23 आवर्स केवल इंटरफेज में लग जाएंगे, ओके। और मात्र 1 घंटा लगेगा एम फेज में, 1 आवर। समझ पा रहे हो। तो यहीं से समझ लो कि सबसे बड़ा फेज कौन सा है, इंटरफेज, जिसमें तैयार करना है। और मैं कह रहा हूँ ना कि इसको ऐसे सोचो ही मत, बोल रहा हूँ ना कि आप खुद प्रैक्टिकली समझो तो लगेगा कि नहीं लगेगा तैयारी करने में। पूरा सामान खरीदोगे मार्केट से लेके आओगे, उसी में तो टाइम जाएगा। जब सब सामान इकट्ठा हो गया तो तुम रातों रात बंटवारा कर दो, है कि नहीं है, सोचना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज भी 3 पार्ट में डिवाइडेड। ये नहीं कि सन से इंटरफेज तैयारी हो जाएगी, भाई कई सारे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कौन सा सामान आसानी से हम डबल कर सकते हैं, कौन सा दूर से लाना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो बारी बारी चीज़ों को डबल किया जाएगा ना, है ना। सबसे पहले समझिए क्या मैंने बोला कि बारी बारी डिवाइड करें। जैसे मान लीजिए एक कमरा, एक बिस्तर और एक चारपाई है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको किसको डबल करना चाहिए, कमरे को डबल करना चाहिए, है ना। अब जाहिर सी बात है एक कमरे को डबल करोगे टाइम लगता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंटरफेज में टाइम लग रहा है, तो एक नया कमरा बनवा रहा हूँ। अब कई लोग कहेंगे नहीं सर पहले कमरा नहीं, पहले से जाते हैं सब सामान। अरे सामान सब खरीद लेंगे तो रखेंगे कहाँ, समझ में आ रहा ना। इसीलिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, कमरे की। जब कमरा आ जाएगा तब उसके बाद चारपाई लेके आओ, उसके बाद बिस्तर लेके आओ, उसके बाद बाकी सामान लेके आओ, तब धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाएगा, है ना। तो एक सिस्टमेटिक तरीका रहेगा तभी तो हो पाएगा। वैसे इंटरफेज के अंदर भी क्या होगा, सेम कहानी। इंटरफेज में भी बारी बारी चीज़ें वर्क करेंगी। सबसे पहले कौन सा फेज होता है, G1 फेज,
फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, एस फेज, और तीसरे नंबर पे आता है G2 फेज। आएगा समझ में? इस फेज को याद रखेंगे, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ओके, अब ध्यान से समझेंगे G1 फेज, एस फेज और G2 फेज क्या होता है इसमें, तो बारी बारी कहानी होगी। जैसे कि आपको सबको पता है कि एक सेल है, एक सेल के अंदर मुझे क्या करना है, सब चीज़ डबल करना है। तो इस सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अलावा फिर क्या होता है, वेकल्स हो गया, उसके बाद फिर राइबोसोम हो गया, उसके अलावा और देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं उसको, प्लास्टिड वगैरह हो गया। उसके अलावा और जाए तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं, ये हो गया। आई बस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। अब वो सभी सेल ऑर्गेनल्स को पहले क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो इस पूरे सेल के अंदर जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं, मैक्सिमम यानी मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स इसी में डबल हो जाते हैं। हाँ, मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स किस में डबल होंगे, G1 फेज में। ओके, उसके बाद आता है एस फेज। तो पहले तो हमने डबल कर लिया, जो जो चीजें हो सकती हैं डबल कर ली। उसके बाद आता है एस फेज। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। इसमें सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस किसका होगा, जिसकी जरूरत है हमको। वो कौन है, पूरे सेल की जान कौन है, डीएनए। समझ में आ रहा है? तो डीएनए का यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस होता है, यानी डीएनए को भी डबल किया जाता है। डीएनए को भी क्या किया जा रहा है, डबल। अब डीएनए डबल करने का मतलब ध्यान से समझो, क्या मतलब है इसका, मतलब ये कि कंटेंट डबल हो रहा है। नहीं समझे सर? देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपको नहीं पता हो तो फिर मैं बता देता हूँ कि देखो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा, इस तरीके से आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होता है भैया, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। ठीक है। अब ह्यूमन का जो सेल होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड और हेप्लॉइड का मतलब समझते हैं। डिप्लॉइड और हेप्लॉइड का मतलब समझ लीजिए, सीधा मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए बस बना दे रहा हूँ। ये होता है डिप्लॉइड, जिसमें दो ऐसे क्रोमोसोम्स मिलेंगे। फिलहाल के लिए ऐसे समझो। और सिंगल में अगर ऐसे ही मिल गया तो इसको मतलब क्या है, वो हेप्लॉइड। तो एन है तो हेप्लॉइड, है ना, हेप्लॉइड। और ये 2n का मतलब डिप्लॉइड। ओके ओके। और इसी के अंदर भरे पड़े होते हैं कौन, डीएनए। ओके ओके। अब देखो इसके अंदर कितना कंटेंट होगा, 2n है तो इसके अंदर कंटेंट जो होगा वो 2c होगा। 2c मतलब कंटेंट भी क्या है, डबल है। यहाँ पे मैं भी लिख सकता हूँ कि 2c, इसका मतलब इसमें भी कंटेंट क्या है, डबल है। ऐसे मान लेता हूँ मैं, है ना। तो मान लो हमको इस पे तो काम करना नहीं है अभी, काम तो हमको इस पे करना है। हमारे बॉडी के अंदर यही सेल है। तो सिंथेसिस में होता क्या है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि डीएनए का सिंथेसिस होता है, समझ में आ रहा है, डीएनए का क्या होता है, सिंथेसिस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो कंटेंट है, कंटेंट, जब मैं कंटेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब डीएनए की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो कंटेंट है वो 2n से क्या हो रहा है, सॉरी 2c से क्या हो रहा है, 4c हो रहा है। 2c से क्या हो रहा है, 4c। समझ में आ रहा है? यानी है तो डिप्लॉइड। अब ये नहीं कि डिप्लॉइड से अब क्या हो जाए, 4 वाले पे कन्वर्ट हो जाए, यानी 2n से क्या बन जाए सेल के क्रोमोसोम्स, 4n बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2n ही रहेंगे, लेकिन अंदर का कंटेंट जो डीएनए है वो क्या बन जाएगा, डबल। यानी क्या होगा, कंटेंट बढ़ जाएगा, दोगुना हो जाएगा। 2c था तो क्या बन जाएगा, 4c। यही होता है एस फेज के अंदर। एस का नमूने यही है, सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए का सिंथेसिस, यानी डीएनए बनाया जाएगा। डीएनए बनाए जाने का मतलब कंटेंट 2 गुना से 4 गुना हो गया। आया समझ में, आया ना। बट जो 2n है वो 2n ही रहेगा, इसको याद रखें। यानी डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा। क्या इसमें कोई दुविधा नहीं, ठीक है। यानी कंटेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल। तो डबल ऐसे ऐसे और डबल हो जाएगा। ओके। और यहीं पे और भी चीज़ों का, जैसे जो जरूरी प्रोटीन है उनका भी सिंथेसिस होगा। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि पैकेजिंग प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। यही हिस्टोन प्रोटीन ही एक्चुअल में डीएनए को पैक करके रखता है। वे तो एक डीएनए की अगर साइज देखी जाए तो कितनी होती है, लगभग 2.2 मीटर होता है ना। अब 2.2 मीटर मतलब एक दुपट्टे के साइज के बराबर। तब एक दुपट्टे के साइज का एक डीएनए है और एक छोटा सा सेल जो हमको दिख भी नहीं रहा उसके अंदर उसको रखना है,
तो पॉसिबल है रखना? नहीं, तो उसको खूब अच्छे से पैक करना पड़ेगा ना। बहुत सारा कपड़ा होता है, एक छोटे से बैग के अंदर चला जाता है। रीज़न, उसको अच्छे से क्या करते हैं, पैक करते हैं, है ना, फोल्ड करके अच्छे से उसको मोड़ मोड़ के रखेंगे, है ना, जगह बना बना के। तो बहुत सारा कपड़ा भी एक बैग में क्या होता है, पैक हो जाता है। तभी ना जब हम अच्छे से रखेंगे तो ऐसे वो उतना बड़ा डीएनए जो है, लगभग 2 हाथ का डीएनए होगा। 1 हाथ का मतलब 1 मीटर मैं ऐसे मान लेता हूँ, तो ऐसे 2 हाथ होंगे तब एक डीएनए बनेगा। एक डीएनए की साइज है। उतनी बड़ी लेंथ को एक छोटे से सेल के अंदर हम कवर कर रहे हैं ड्यू टू दिस प्रोटीन। इस प्रोटीन की हेल्प से हम कर पाते हैं, इसीलिए इसका बनना भी जरूरी है, ताकि जब हम अगला सेल बनाएं, है ना, तो उस सेल के अंदर वो डीएनए जाए तो उसी तरीके से कंडेंस होके बैठ जाए, जैसे हमारे वाले सेल में था। माँ बाप यही सोच रहे हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसमें यही होता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं। अब आता है G2 फेज। तो G2 फेज में जैसे मैंने पहले बोल दिया था कि मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स इसमें डबल हो जाते हैं, तो जो बचे कुछ होंगे G2 वाले में हो जाएंगे। ओके, अब मैं इसको आगे जाके एक क्रियाकलाप में बोल रहा हूँ, मतलब एक और स्लाइड में मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे कि कौन कौन से होंगे इसमें, कौन कौन से नहीं होंगे। तो अभी फिलहाल में मैं ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ ताकि आपको एकदम यहाँ पे बैठ जाए। तो आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो पूरा का पूरा इस पर बैठ जाए। बाकी याद करने वाली चीज़ें आप याद कर लो। ओके, क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ पे बोल देना रिमेन्स ऑर्गेनल्स डबल। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि एक और प्रोटीन बनता है, इसका नाम है ट्यूबिलिन। क्या है? ट्यूबिलिन प्रोटीन यहाँ पे बनता है। ठीक है, ट्यूबिलिन प्रोटीन। ओके, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, इस 23 घंटे को जैसा कि मैंने बताया कि 95% है। ओके, तो ये 95% के अंदर अगर हम बात करें तो कई सारे टाइम, मतलब 95% टाइम लग रहा है इसमें ना। इसमें भी सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है? जीवन में। ओके, अगर हम बात करें तो लगभग अगर हम बात करें तो 8 4 12 हो गया। तो यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मैं 10 घंटे यहाँ पे ही लग जाएंगे जीवन फेज में। यानी इंटर फेज में भी सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है? जीवन फेज में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करो तो डीएनए सिंथेसिस में कितना लग जाएगा? तो इसमें लग जाएंगे 8 आवर। ठीक है ना, ऐसे जस्ट मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का। और इसमें लगभग कितने लग जाएंगे? 4 आवर। ठीक है ना, 4 आवर अप्रॉक्सीमेट। जैसे यहाँ पे 23 आवर से, तो 23 आवर से थोड़ी ना लगेगा, थोड़ा सा 22-23 के बीच में, इसलिए मैंने 23 डाल दिया। तो ऐसे यहाँ पे 4 डाला तो 4-5 के बीच में है वो। ओके, तो सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है इंटरफेज में भी? जीवन फेज। पूरे माइटोसिस में सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है? इंटरफेज। ओके, इंटरफेज में सबसे बड़ा फेज जीवन फेज। ओके, अब मोस्ट ऑफ सेल को ये करना पड़ेगा। अब मैं जैसे अगर चाहूँ तो इस चीज़ को एक तरीके से, एक सलीके से बना सकता हूँ। जैसे यही है ना, तो देखो आप पहले तो ये फील कर लो कि साइकिल क्यों बोला गया इसको। ओके, तो वो पहले मैं फील कराना चाहूँगा। तो देखो, जैसा मैंने बताया कि 2 फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। तो भाई देखो, सबसे ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है? इंटरफेज में। तो ये रहा इंटरफेज। इंटरफेज में भी सबसे ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है? जीवन में। ओके, फिर किस में लग रहा है? एस में, और फिर किस में लग रहा है? G2 में। ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है? इंटरफेज है। ठीक है ना, यहीं से मैंने डाल दिया। और बाकी बचा हुआ क्या है? एम फेज है। सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाकी क्या है? एम फेज। एम फेज अभी मैं बताऊँगा आगे भी, अभी उसके अंदर भी कहानी फर्दर डिवाइड होगी। ये एम फेज है। अब ध्यान से देखो, ये सेल स्टार्ट कहाँ से करता है? यहाँ से, जीवन से स्टार्ट करता है, फिर एस में जाता है, फिर G2 में जाता है, फिर एम फेज में, अब फिर स्टार्ट करेगा, फिर वो जीवन में जाएगा, फिर एस में जाएगा, फिर G2, फिर एम फेज, फिर स्टार्ट करेगा, फिर ऐसे चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, पूरे जीवन पर्यंत ऐसे चलते रहता है। समझ में आ रहा है? बट कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ सेल मना कर देते हैं इस साइकिल में नहीं जाने के लिए। अब क्या मतलब है उसका? मतलब वो सेल यहाँ से एम फेज तक आया, एम फेज में आने के बाद उसका मन ही नहीं किया कि अब जीवन, देखो जीवन में जाएगा तो जाहिर सी बात है जीवन एस में भेजेगा, एस से फिर G2 में जाएगा, G2 से एम में जाएगा, यानी फिर डिवाइड होगा। लेकिन एम फेज के बाद उसने मन बना लिया कि अब नहीं जाना है। ओके, तो उस फेज को हम लोग बोलते हैं G0 फेज, यानी वो जीवन में ना जाकर किस में चला गया? G0 फेज। और इस फेज को हम क्या नाम देते हैं? क्विसेंट फेज। इसका नाम क्या है? क्विसेंट फेज। इसको याद रखेंगे,
एग्जाम्पल, हार्ट सेल। हार्ट सेल जाता ही नहीं है, जीवन में नहीं जाएगा, जीवन में जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? वो एम फेज में गया, एम फेज के बाद वो कहाँ पे जा चुका है? जी नॉट में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो कभी भी नहीं जाएगा। ये भी एक समझिए बात को। आप एक शब्द सुने होंगे, एक होता है रेस्ट्रिकेटेड और एक होता है सस्पेंडेड। मैं रेस्ट्रिकेटेड बताता हूँ, सस्पेंडेड पे करता हूँ, जिस पे काम करना है वही समझाता हूँ। सस्पेंडेड मतलब कभी सुने होंगे ना कि आपको सस्पेंड किया जाता है नौकरी से। पुलिस वालों में ज़्यादा सुने होंगे आप। पुलिस के जॉब में आप देखेंगे कि मूवी के अंदर होता है कि कुछ भी थोड़ा सा भी करप्शन के टाइप में दिखाई दिया तो कोई भी आगे कहेगा यू आर सस्पेंडेड। तो सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है कि उसे जीवन भर के लिए निकाल दिया गया, नहीं ज़रूरत पड़ने पे उसे फिर बुलाया जा सकता है। मतलब वो जॉब से निकला तो है, मतलब नौकरी से हटा तो दिया गया, लेकिन उसे बुलाया भी जा सकता है, यानी उसकी नौकरी खत्म नहीं हुई है 100%। वैसे ही जब मैं बोल रहा हूँ कि कोई सेल चला गया है जी नॉट फेज में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन में फिर इस साइकिल में नहीं आएगा, यानी वो फिर डिवाइस नहीं करेगा। समझ में? देखो ये साइकिल चल रही है कि नहीं चल रही है? ये साइकिल हो गई ना। जीवन में जाएगा तो एस में फिर क्या आ जाएगा? G2 के बाद एम फेज, फिर से वो कहाँ जाएगा? जीवन में। मतलब जो सेल बना फिर से वो जीवन में जाएगा, जीवन से फिर एस में, एस से फिर G2 में। लेकिन अगर उसे लग रहा है कि अभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अभी सात को अभी डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, जरूरत है, तो अभी ये किस फेज में चला जाएगा? जी नॉट फेज में। अब जी नॉट का मतलब वो सस्पेंडेड है, अभी वो साइकिल में नहीं भाग ले रहा है। तो नहीं भाग ले रहा है तो साइकिल चलेगी नहीं, साइकिल चलेगी नहीं तो डिवीजन होगा नहीं, यानी यहाँ के सेल डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ गई तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, जी नॉट से तुरंत कूद जाएगा जीवन में जाएगा तो जीवन तुरंत उसको एस में भेजेगा, एस से फिर G2 से एम, फिर कहानी ऐसे चलती रहेगी, फिर जरूरत खत्म, फिर जी नॉट में। अब आ रहा समझ में? तो जी नॉट वो फेज होता है जिसमें कुछ नहीं होता, सेल डिवाइड करता ही नहीं है। जब जब तुम साइकिल में आओगे, जब एक सेल को साइकिल में जाना होगा, इसका मतलब उसको डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं करना है साइकिल में नहीं जाएगा। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गई? यानी मोस्ट ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के फिलहाल में तो रेस्ट में होंगे। रेस्ट मतलब जी नॉट फेज में आराम कर रहे होंगे, वे दे आर सस्पेंडेड। और सस्पेंडेड का मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे करेंगे। जैसे मेरे बॉडी में कहीं चोट लग गई, चोट लगने का मतलब यहाँ के सेल गायब हुए तो अगल बगल के सेल को आना पड़ेगा, है ना? अभी ये सेल नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद आएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, यानी जी नॉट से कूदेंगे वो जीवन में। तो क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई? अब हम किस पे चलेंगे? एम फेज में। क्लियर? ये पूरी कहानी आपके माइंड में एकदम चिपक जानी चाहिए, कैसे कहानी चली है। एक बार पुनः, माइटोसिस दो पार्ट में होता है, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज प्रिपरेटिव फेज या इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, कि मतलब एक G1 एक S और एक, मतलब तीन पार्ट होते हैं ये इंटरफेज, G1 S और G2। G1 में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनल्स है, मतलब जो ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर, वो मैक्सिमम ऑर्गेनल्स डिवाइड हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इसमें केवल बनाया जा रहा है, कंटेंट जुटाया जा रहा है। एस में सिंथेसिस फेज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि DNA ही क्या होता है, दुगुना होता है। और G2 में क्या होता है कि जो बचे हुए ऑर्गेनल्स है वो डिवाइड होते हैं, इसके साथ साथ कुछ और प्रोटीन भी बन जाते हैं। ओके, अब आता है एम फेज। तो साइकिल चलेगी जीवन से एस, एस से G2 में आ चुके, कहानी खत्म, अब पहुंचोगे एम फेज में। चलो एम फेज में चला जाए। अब हम एम फेज की बात करें तो इसको बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज। बहुत ड्रामा होता है यहाँ पे। 5% लगेगा, 5% टाइम लगा रहा है बस। 95% टाइम यहाँ पे लग रहा है, लेकिन 95% टाइम भले लग रहा हो, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं होती है, उसमें इतना झंझट नहीं होता जितना झंझट यहाँ पे होता है। और सच्चाई भी यही है, सामान आप पूरा खरीद के रख लीजिए, बंटवारा जिस समय होगा उस समय सबसे ज़्यादा ड्रामा होगा। यस और नो? जिसके घर में बंटवारा हो रहा होगा उस समय देखिएगा सब कुछ क्लियर है, इनको इतना मिला, लेकिन उसी समय ड्रामा स्टार्ट। वो कहेगा वो वाला फ्रिज हमको चाहिए, ये कहेगा नहीं ये वाला हमको फ्रिज चाहिए। समझ में आ रहा है? उसी समय स्टार्ट होता है ड्रामा, और सच में यहाँ पे ड्रामा होता है। इसीलिए अब ये 5% टाइम में देखिए कितना नौटंकी होने वाला है। ये जो एम फेज है पहले तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन सच में होगा। यहाँ पे तैयारी हुई, यहाँ पे तैयारी हुई, और यहाँ पे विभाजन होगा। ठीक है, विभाजन होगा, टूटेगी चीज़ें। अब टूटेंगी तो दो तरीके से टूटेंगी। सबसे पहले टूटेगा तो न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। तो पहले क्या होगा? न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस टूटेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस भी ऐसे नहीं कि तुरंत टूट जाएगा, ये भी कहानी है।
न्यूक्लियस भी तुरंत नहीं टूटेगा। न्यूक्लियस की भी कहानी समझ लेना, न्यूक्लियस भी 4 फेजेज में जाएगा तब जाके तोड़ेगा अपने आप को। सबसे पहला जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेज, यानी यहाँ भी 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज। फिर क्या आता है मेटाफेज, और फिर आता है एनाफेज, फिर आता है टेलोफेज। अभी 4 फेजेज जब खत्म होंगे तब जाके एक ठो हमारा न्यूक्लियस टूट के अलग होगा। समझ में आ रहा? इन 4 स्टेप के बाद कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट है, न्यूक्लियस टूट जाएगा। जब एक बार न्यूक्लियस टूट गया, ध्यान से समझना, ये रहा अपना सेल, सेल के अंदर ये क्या है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या टूट गया न्यूक्लियस। ओके, अब जब एक बार ये टूट गया न्यूक्लियस, तब उसके बाद डिवाइड होगा पूरा सेल, यानी तब आएगा साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा, है ना। पहले न्यूक्लियस का बंटवारा, फिर साइटोप्लाज्म का बंटवारा। साइटोप्लाज्म के बंटवारा होते ही वे सेल अलग हो जाएगा। देखो दोस्त बन गए, नहीं बन गए, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म का बंटवारा, ठीक है ना। जो कंटेंट आपने डबल किया, आधा कंटेंट इधर आधा इधर, अरे आपने 2 माइटोकॉन्ड्रिया को 2 गुना बना दिया था, तो टूट के 1 माइटोकॉन्ड्रिया इधर, 1 माइटोकॉन्ड्रिया इधर, है ना। अब ये भी दो पार्ट में कंप्लीट होता है। सबसे पहले होता है फरो फॉर्मेशन, है ना। सबसे पहले क्या होगा फरो का फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन क्या होता है पहले यहीं पे समझ लो। फरो फॉर्मेशन माने गड्ढा। ये सेल है ना, ये सेल जब साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इस सेल के अंदर गड्ढा बन जाएगा, ऐसे कुछ, ठीक, ऐसे गड्ढा आ जाएगा। तो टूटना है तो इसी को हम लोग बोलते हैं फरो। क्या बोलते हैं फरो, ऐसे समझ लो गड्ढा, ठीक है, ठीक है। तो एक गड्ढा बनेगा पहले। तो सबसे पहले क्या होगा फरो का फॉर्मेशन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिवीजन, इन टूट जाएगा, ठीक है, खत्म, और सेल हो गया डिवाइड कंप्लीट, है ना। तो ये पूरा का पूरा एम फेज में होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रो फेज में क्या होता है, मेटा फेज में क्या होता है, एना फेज में क्या होता है, और टेलो फेज में होता है। क्योंकि मैंने बोला था ना सबसे ज़्यादा ड्रामा होता है, तो सच में यहाँ पे ड्रामा होता है। ये 4 जो देख रहे हो ना, इसमें भयंकर ड्रामेबाजी आपको दिखेगी। और जिन लोगों ने इसको पकड़ लिया फिर उसके बाद इस पूरे में कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। पूरा गेम किस में है, इसमें है। सेल डिवीज़न की पूरी कहानी इसी में है, आए समझ में। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी बच्चे इसी में होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसी में आती है। तो इसीलिए हमको इत्मीनान से एम फेज के अंदर ये चारों फेजेस को पढ़ना चाहिए। जब हम चारों फेज को इतने अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने ओवरव्यू पढ़ा, तो हमारी कहानी इसमें बचेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो आई होप आप एम फेज की कहानी समझ गए हो कि सबसे पहले न्यूक्लियस टूटेगा, लेकिन 4 स्टेप के अंदर, 4 स्टेप कंप्लीट होंगे तब। पहला क्या होगा प्रो फेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। जब ये चारों फेज कंप्लीट होंगे तब जाके कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी। और एक बार न्यूक्लियस टूटा तब फिर सेल टूट जाएगा, और सेल टूटेगा 2 पार्ट में। पहले तो फरो का फॉर्मेशन होगा, तब जाके डिवीजन होगी, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म टूट रहा है। बाकी इंटरफेज पता चल गया। इंटरफेज मतलब सबसे बड़ा फेज होता है, उसके अंदर 3 फेजेज होते हैं, G1, S और G2, ओके। और नहीं करना होगा तो किस में चला जाएगा, G0 में। और इसके अंदर ज़्यादा तामझाम नहीं है, ओके। तो अब अगर आप एक सेल साइकिल का निर्माण करें यहाँ पे, तो सेल साइकिल यहाँ पे बनेगी। देखिए सेल साइकिल कैसे बनेगी, अगर आप बनाएं यहाँ से, यहाँ पे बस याद रखिएगा यहाँ पे इसको, ये टूटा फिर ये टूटेगा। अब देखिए ये रहा आपका G1, ये रहा S, और ये रहा आपका G2, ठीक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरफेस है। मैंने जानबूझ नहीं थोड़ा सा ज़्यादा छोटा बना दिया, ठीक है। इसमें बहुत छोटा होना चाहिए ना, ठीक है। सबसे बड़ा फेज है इंटरफेस। यहाँ पे G1, यहाँ पे S और यहाँ पे G2, ओके। फिर स्टार्ट होगा यहाँ पे सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज के बाद फिर आ जाएगा आपका
मेटाफेज, ऐसे बना लीजिएगा। मेटाफेज के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका एनाफेज, एनाफेज के बाद आपका आ जाएगा टेलोफेज, ठीक है। टेलोफेज, टेलोफेज जब कंप्लीट होगा तब आपका यहाँ पे हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और ये आपका क्या है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पूरा इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेस। और साइटोकाइनेसिस के बाद फिर से ये G1 S G2 में ऐसे चलते जाएगा, ओके। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है, देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक साइकिल के तरीके से चल रहा है इसमें साइकिल। और आफ्टर साइकिल कंप्लीट, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद डिवीजन, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, ओके। चलिए अच्छी बात है, आपने पूरा का पूरा ओवरव्यू देख लिया। अब हम कल मिलेंगे और जो जो बातें याद करने वाली हैं उनको एज अ स्लाइड हम समझ लेंगे, ओके। और फिर इसको हम बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।